कि जुल्म करने वाला भूल जाता है, मगर जो जुल्म सहता है वो कभी नहीं भूलता कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं स्क्रैबल और मोनोपोली खेलना चाहती थी, उनको नाइट क्लब्स और पियानो बार जाना था, तो इस पे भी लड़ाई होती। जितना मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और जुल्म हुआ है, उसकी वजह से आज मैं वो हूँ। तो फिर मैं अगर सलमान के खिलाफ कुछ बोलूं, जिसको लोग भाई 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 करते रहते हैं, यार टीम है सलमान की, और सलमान खुद, उन्होंने जाके डिस्कवरी प्लस का जो मेरा शो है वो पूरे इंडिया में बैंड कर दिया। तो एक आदमी ने मेरे सर पे गन रखी थी और कहा था कि ये वार्निंग समझ लो, अगली दफा तुम्हें हम खत्म कर देंगे। मेरे डैडी अभी भी मुझे तंग करते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया अपने बाप को, तुम वहां सलमान खान के लिए गई थी, मगर मैं करियर के लिए तो आई नहीं थी ना। मैं तो आई थी सलमान से शादी करने। मैं तो 24 साल में तो मैंने सोच लिया था कि मेरा एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, नाम भी सोच लिए थे। तो मैंने कहा सलमान हम दिल्ली में ही चले, ताजमहल देख लेते हैं। तो उसने कहा पागल, ताजमहल आगरा में है। रिलेशनशिप बहुत ही अनहेल्थी हो गई, इतनी अनहेल्थी हो गई कि मेरा वहां से जाना लाजमी ही था। 22 साल बाद उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तो एक वक्त ऐसा आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। सारे एक्टर्स, किसी ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं पोस्ट किया, वो इंडिया से लाई जाती है, मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट से लाके उनको यहाँ बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन में। ये जितने भी विलेन हैं वो हीरो हैं असली लाइफ में, और जितने जो हीरो हैं वो विलेन है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड ठिकाना के शो ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में हम बात करते हैं उन सेलिब्रिटीज से जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक टाइम देखा है। और आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है उनके बारे में मैं क्या कहूँ। 16 साल की उम्र में ये आ गई थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कुछ 8 से 10 साल इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। बहुत कुछ इन्होंने देखा इस इंडस्ट्री में काम करने के दौरान। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, ये सिर्फ खुद की जिंदगी नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल रही है। आज हमारे साथ है वो एक्ट्रेस जो एक बहुत ही यंग एज में, यूं कहेंगे कि जब पूरी तरह से समझ नहीं होती है उस एज में इस इंडस्ट्री में आई, पैशनेटली काम भी किया और आज भी वो अपने एक दूसरे पैशन को फॉलो कर रही हैं। सोमी अली हमारे साथ है। आज सोमी अली को हम जानेंगे बिफोर द फिल्म्स, about the films and beyond the films. Somi Ali, welcome to Bollywood Tikana. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सोमी, सबसे पहले तो आपको बता दूं आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। और मैं अपनी ऑडियंस को ये भी कहना चाहती हूँ कि सोमी अली को हम चाहते थे कि बॉलीवुड ठिकाना के स्टूडियो में वो आए, हमारे सामने आकर बात करें, बट मायामी में है वो और अर्ली मॉर्निंग है वहां पर। हम अभी यहाँ पर शाम को 6 बजे इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू सोमी फॉर गिविंग अस टाइम एंड कनेक्टिंग विद अस। सो मेरी फिल्मों की बात करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा था आपका बचपन। मेरी पैदाइश जो है कराची पाकिस्तान की है। तो मेरे फादर जो और उनकी मदर, मेरी जो दादी थी, वो ओरिजिनली इंडिया की बॉम्बे में पैदा हुए थे। मेरे फादर बॉम्बे में पैदा हुए थे, मेरी दादी भी बॉम्बे में पैदा हुई थी। और मेरी जो मम्मी है वो इराक बगदाद की है। तो मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन को मिक्स करके मैं पैदा हुई हूँ। तो मेरी पैदाइश 14 साल की उम्र में मेरे डैडी ने और उनकी जो मेरी जो दादी है वो माइग्रेट कर गए पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ था उस दौरान, उस टाइम के वक्त वो माइग्रेट हो गए। उसी समय इत्तेफाक से मेरी मम्मी जो है इराक से पाकिस्तान माइग्रेट हो गई। तो ये ऊपर वाले की जो डेस्टिनी जो इंसानों की होती है वो तो लिखी हुई होती है पहले से। तो मेरी पैदाइश जो है कराची पाकिस्तान में हुई। उसके बाद जब मैं 9 साल की थी तो मेरे फादर ने बेहतर समझा कि मेरी पढ़ाई के लिए मेरा अमेरिका जाना ज्यादा बेहतर होगा और अच्छी पढ़ाई होगी वहां पे। तो उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को हमें मायामी जो है भेज दिया पढ़ाई के लिए। तो आप, आपकी मम्मी और छोटा भाई सभी मायामी चले गए, फादर पाकिस्तान में ही रहे।
मेरी मम्मी की पहले 2 शादियां हुई थी। मेरी मम्मी की फर्स्ट मैरिज हुई थी जब वो 15 साल की थी, और उस शादी से जब वो 17 साल की थी, उनकी 2 बेटियां थी। तो उनकी एक बेटी जो है वो उनकी दोनों बेटियां जो है मायमी पहुंच चुकी थी, मेरे मामा उनका ख्याल रख रहे थे। तो मैं अच्छा। अपनी बहनों के साथ, एक बहन के साथ, एक्चुअली दोनों बहनों के साथ ही, एक बहन के साथ जो बड़ी थी, तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा, और मेरे डैडी ने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया, और मैं उनके उनके साथ रहती थी शुरू में जब तक मम्मी और मेरा छोटा भाई नहीं आए अमेरिका, तब तक मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। क्या बात है। सोमी, हमने ये भी सुना कि आपके जो डैड हैं पाकिस्तान के बड़े आदमी थे और बहुत बड़ा घर हुआ करता था आपका पाकिस्तान में, उसके बारे में बताइए। मैं डैडी की बहुत स्पॉइल्ड बेटी थी, अभी भी हूँ। मगर हम लोगों का 28 कमरों का घर था, और हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, अमेरिका में फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे स्टूडियो हुआ करता था। तो डैडी ने जो करियर शुरू किया, पहले तो उन्होंने डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो 35 अप्रेंटिस की हैसियत से वो लेके हम्म। कैरी करते थे डीपी के लिए, हम्म। सिनेमेटोग्राफर के लिए। और ओके। उन्होंने जो है जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके नीचे वो लेट के, बैठ के अपनी पढ़ाई करते थे और अपना होमवर्क करते थे। तो बहुत हम्बल बिगिनिंग से हमारे फादर हैं, वो उन्होंने बहुत मेहनत करके सेल्फ मेड मैन हैं। तो उन्होंने जब डायरेक्टर को असिस्ट किया, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को असिस्ट किया, उस समय 35 हुआ करता था, और जब मैं भी आई थिंक 90s में शूट कर रही थी, 35 ही हुआ करता था। अब पता नहीं क्या, अब डिजिटल हो गया है, क्या हो गया है पता नहीं मुझे। मगर डैडी ने आहिस्ता आहिस्ता, जब वो 21-22 साल के हुए, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लर्क को लेके, जो मेरे ऑफिस का क्लर्क है, मैं उसको लेके, हीरो लेके एक फिल्म बनाता। तो उन्होंने वो फिल्म बनाई, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में, और डैडी का करियर चल पड़ा उस फिल्म से। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली, एड फिल्म्स बनाई, और मैंने पहली दफा कैमरा फेस किया जब मैं 4 साल की थी, डैडी के लिए। एक सुपारी का कोई नाश पान मसाला सुपारी, मीठी सुपारी का कोई एड था, उसके लिए मैंने डैडी के लिए कैमरा जो है फेस किया 4 साल की उम्र में। तो मेरी मतलब पैदाइशी, मतलब मेरा बचपन ही स्टूडियो में गुजरा है, जब तक मैं 9 साल की थी, जब हम मायामी शिफ्ट हो गए थे। मतलब फिल्मों से आप बचपन से ही जुड़ी हैं। फिर आप मायामी चली गई, दुनिया बिल्कुल बदल गई, फिल्मों वाली दुनिया से एक अलग दुनिया, पढ़ाई में ध्यान देना। फिर वहां पर क्या हुआ कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए? तो मायामी जब मैं आ गई, मगर हम लोग बचपन में जो है फिल्में बहुत शौक से देखते थे पाकिस्तान में। तो मम्मी के फेवरेट जो हुआ करते थे वो अमिताभ बच्चन थे, अमित जी। और मेरे फेवरेट हुआ करते थे काका जी, राजेश खन्ना। अच्छा। तो मुझे याद है, हम लोग जब मैं 7 साल की थी, हम लोग इंडिया घूमने गए थे। तो हाँ। सुनील दत्त साहब के जो दोस्त हैं, वो मेरे हम्म। डैडी के दोस्त हैं। तो उन्होंने हमें हम्म। सारी शूटिंग्स दिखाई, अगर तुम ना होते की शूटिंग हो रही थी उस समय। खुददार एक फिल्म थी अमित जी की, जिसमें वो टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं। मेरी तस्वीर है उनके साथ 7 साल की उम्र में, अभी भी मेरे पास है। तो मुझे याद है, रेखा जी मेरी फेवरेट, अल्टीमेट फेवरेट, मतलब अभी तक मुझे लगता है उनसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है, ऑफ कोर्स। अभी तक। मतलब शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो उनसे मुलाकात हुई, और बहुत एक्साइटेड थी मैं। तो मैंने, रेखा जी ने कहा कि जब तुम बड़ी होगी, आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? तो मैंने कहा जब मैं बड़ी होंगी तो जो है अमिताभ बच्चन से शादी करूंगी। तो मैं 7 साल की। तो रेखा जी, तो मम्मी ने कहा अरे बेटा, तुम इतनी छोटी हो, ऐसे नहीं कहते। तो रेखा जी ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है, उसको कहने दे। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई काका जी से। अगर तुम ना होते के सेट पे वो रेखा जी के साथ शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने हाँ। काका जी को कहा, क्योंकि मुझे पता था रेखा जी को अमित जी पसंद है, तो मैंने उनको अमित जी का नाम लिया। 7 साल हम्म। में मैं पॉलिटिक्स खेल रही थी। हाँ।
तो मैंने काका जी को कहा कि असल में मैं जब बड़ी होंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो वो हंसने लगे। तो मैं 7 years old बच्ची, क्या पता, दिमाग फुली डेवलप नहीं, बिल्कुल नहीं, 25 साल तक हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता, मैं बच्ची थी। तो काका जी हंसने लगे, उन्होंने कहा बहुत स्वीट हो तुम। और फिर उन्होंने कहा टीना मुनीम जी जो है वो वहां पे आई हुई जी। थी, अब तो टीना अंबानी है। तो उन्होंने कहा टीना आओ, इस बच्ची को, ये छोटी सी बच्ची, इसको ऑटोग्राफ दो, इसके साथ तस्वीर खींचो। तो मेरी ये मेमोरीज हैं। तो हम लोग फिल्में तो बचपन से देखते थे, तो मैं तो हमेशा राजेश खन्ना काका जी की फिल्म, मुझे हाथी मेरा साथी, जो भी उनकी, आनंद में जितना मैं रोई हूँ बचपन में, जितनी उनकी फिल्में थी सब मैंने देखी। और जब चिंटू जी और काका जी की डेथ हुई थी, मुझे बहुत सदमा हुआ था, क्योंकि चिंटू जी की मेरी बात हुई थी 3 हफ्ते पहले, उनके गुजरने से पहले, क्योंकि हमने एक फोटो शूट किया था जय शेठ के साथ, चिंटू जी, हम्म। उर्मिला हम्म। मातोंडकर, कुमार गौरव और मैं। तो उस समय हम्म। हमारी जो है आपस में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। तो हम्म। हम लोग, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछा राज किरण कहाँ चले गए, हम ढूंढ ढूंढ के, हाँ। यस। मतलब ढूंढ ढूंढ यस। के थक गए। तो चिंटू जी ने कहा कि देखो मैंने बहुत कोशिश की, डिप्टी नेवल ने भी बहुत कोशिश की, मगर हमें मिल नहीं रहे हैं। हमें हम्म। लास्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि वो कहीं अमेरिका में है। तो जब मैं हम्म। यहाँ अमेरिका आई 1999 में दिसंबर में, जब यस। मैं इंडस्ट्री छोड़ के आई, तो मैंने बहुत प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया उनको ढूंढने के लिए अटलांटा जॉर्जिया में, मगर वहां नहीं मिले। तो अब मेरा ये प्लान है कि मैं न्यूयॉर्क में किसी को हायर करके उनको ढूंढूं। आप राजकिरण जी को अभी भी ढूंढ रही हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरी चिंटू जी से लास्ट जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था बेटा नेवर गिव अप, राज को तुम ढूंढना, उनको गिव अप मत करना। मैंने कहा चिंटू जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स अटलांटा जॉर्जिया में हायर किए, वहां पे कोई नहीं मिला डेटाबेस में। फिर मुझे हम्म। पता चला कि उनका लास्ट नेम, सरनेम किरण नहीं है, उनका लास्ट नेम है राज महतानी है। तो अच्छा। तो फिर अब मैं न्यूयॉर्क में जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करूंगी, उस नाम से हायर करूंगी, हम्म। उस नाम से ढूंढवाऊंगी उनको, क्योंकि ये मेरा वादा था चिंटू जी के साथ। क्या बात है सुमी, क्या बात है। बहुत अच्छा होगा अगर हमारी इंडस्ट्री को थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिले राजकिरण जी के बारे में। हम सब उन्हें बहुत मिस करते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू योर लाइफ इन मायामी। पिताजी चाहते थे कि बच्चों को अच्छी लाइफ मिले, मायामी शिफ्ट किया, पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन सोमी पिताजी को कहती कि मुझे ताजमहल देखने के लिए इंडिया जाना है। क्या कहानी थी ये? मैंने जो है 16 साल की थी मैं, मेरे ख्याल में 15-16 साल की थी। तो हम्म। मैंने पहले मम्मी को कहा, मैंने एक फिल्म देखी, मैंने प्यार किया। पहले तो मैं हम्म। सारी राजेश खन्ना, जितनी भी राजेश खन्ना की फिल्में सब देख डाली। तो वीडियो स्टोर वाले कहते थे, उस समय हमारे पास वो वीसीआर हुआ करता था यस। 3 कैसेट का। हम्म। तो वो वीडियो स्टोर वाला कह रहा है कि बेटा आपने सारी राजेश खन्ना की फिल्में देखी है, और हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो मैंने कहा कि अच्छा तो नई फिल्म, नए लोग कौन आए हैं, मुझे नए एक्टर्स कोई नहीं, मुझे सिर्फ काका जी हम्म। और राज कपूर जी बहुत पसंद थे। राज हम्म। कपूर मेरे फेवरेट थे, उनकी 420 तो मैंने 50 हम्म। दफा देखी है। जो स्टोर वाला है, जो दुकान वाला है, उसने कहा एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है मैंने प्यार किया, और उसमें एक नया एक्टर है। तो मैंने कहा नए एक्टर से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस लड़के ने कहा नहीं आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई करिए, देखिए। तो उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। मैं घर आई, मैंने फिल्म देखी। उसके बाद वो फिल्म देखने के बाद रात को मुझे इतना, इस समय इस उम्र में इतना बेवकूफी की बात साउंड करती है, उस समय मुझे रात को ख्वाब में आया कि तुम्हें जो है इंडिया जाना है, और सलमान खान के साथ जो है तुम्हें मिलना है और शादी करनी है। अच्छा, मुझे कुछ इसका कोई आइडिया नहीं था कि सलमान की पहली एक गर्लफ्रेंड है, सलमान क्या हिस्ट्री है। मैं इतनी सीधी और बेवकूफ थी कि मैं सलमान की तस्वीर मैंने स्टारडस्ट मैगजीन से कट कट करके अपने वॉलेट में रखी कि मैं पहचानूंगी कैसे। तो मैंने अपने हम्म। पर्स में डाल दी, और सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा मम्मी मुझे सूटकेस, मैं सूटकेस ढूंढ रही थी। तो मम्मी ने कहा सूटकेस क्यों ढूंढ रही हो? तो मैंने कहा मम्मी मुझे जो है इंडिया जाना है, मुझे
ख्वाब आया है कि मुझे सलमान खान से शादी करनी है। तो मम्मी ने कहा सलमान खान कौन है? तो मैंने कहा मम्मी आप तो अमित जी और परवीन बॉबी और जीनत अमान के टाइम की, और जीनत जी तो मतलब परवीन बॉबी और जीनत जी, और मुझे बहुत दुख होता है परवीन बॉबी का जो अंत हुआ है। मतलब बहुत दुख होता है, वो तो किसी और दूसरे वक्त के लिए कहानी है। मगर मैंने कहा मम्मी आप सलमान खान को नहीं जानती, ये एक नए एक्टर हैं और 26-27 साल के हैं। तो मुझे ख्वाब में आया है कि मुझे इनसे जाके जो है शादी करनी है। तो मम्मी ने अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कमरे से नहीं निकलना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो मैंने कमरे से, फोन था उस वक्त हमारे पास, सेल फोन नहीं होते थे, डायल अप फोन होता था। तो मैंने डैडी को पाकिस्तान फोन लगाया। मैंने कहा डैडी हमारे पार्टीशन से पहले आपके सारे रिश्तेदार लोखंडवाला में रहते हैं, और दूसरी बात मैं आपकी प्यारी लाडली बेटी हूँ, तो मुझे जो है ताजमहल देखने की ख्वाहिश है। और मुझे पता था डैडी बहुत रिलीजियस है, तो मैंने सारे अपने जितने भी जो मैं उनको पटा सकती थी, मैंने कहा डैडी यहाँ पे तो अजान की भी आवाज नहीं आती मायामी फ्लोरिडा में। तो मुझे पता था डैडी बहुत रिलीजियस है। तो डैडी ने कहा कि तो क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैंने कहा डैडी मुझे इंडिया आना है, ताजमहल देखना है, और हमारे जो रिश्तेदार हैं पार्टीशन से पहले, हमारे जो डैडी के भाई वहां रहते थे, अभी भी रहते हैं लोखंडवाला में। तो मैंने कहा कि आप चाचा से मिलना है और उनकी वाइफ से मिलना है और उनके बच्चों से मिलना। हालांकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मगर मुझे किसी ना किसी तरह बॉम्बे पहुंचना था। तो एनीवेज, तो डैडी ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम इतनी जिद्दी हो और इतनी जिद कर रही हो, और तुम मानने वाली तो हो नहीं, तुम जो ध्यान लेती हो वो करती हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें टिकट भेजता हूँ। नेक्स्ट थिंग, हम लोग 1991 के 29 नवंबर को मैं और डैडी लैंड हुए बॉम्बे एयरपोर्ट, बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मुझे याद था एक स्टारबस करके एक शो आया करता था, स्टारबस, जो जिसमें वो लहरे टाइप शो था कोई। तो उसमें लिखा, उसमें एक इंटरव्यू था गौतम राज अध्यक्षा का कि अगर आपको फिल्मों में एक्टिंग करनी है तो आप गौतम से अपना पोर्टफोलियो बनवाइए। तो मैंने उस गौतम का पता लिख लिया और उसका नाम और सब लिख लिया। तो मैंने डैडी को कि तो मैंने डैडी को नहीं बताया। तो मैंने होटल, हम लोग सी रॉक होटल में रहते थे, अब सी रॉक होटल नहीं है बॉम्बे में। तो हम लोग मैंने सी रॉक होटल से गौतम को कॉल किया और मैंने कहा कि मेरा नाम सोमी अली है और मैं अमेरिका से आई हूँ और मुझे जो है पोर्टफोलियो करना है आपके साथ। तो मैंने फिर मम्मी को फोन किया। मैंने कहा मम्मी डैडी तो बात नहीं मानेंगे मेरी, तो आप जो है उनको कन्विंस कर दें, मुझे फोटोग्राफ्स करनी है, क्योंकि फोटो के बिना, पहले यहाँ पे स्टारबक्स में वो प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है पहले आपको मॉडलिंग करनी पड़ती है, फिर आपको फिल्मों में जाना पड़ता है। मुझे क्या पता, मैं अमेरिका में बैठी थी। फोटो शूट हुआ। गौतम ने कहा सबसे पहले फार प्रोडक्शन जाओ, कैलाश नाथ की जो प्रोडक्शन कंपनी आई थिंक थी उस समय। तो मुझे सही से नाम याद, इतने साल हो गए, तो 21-22 साल हो गए। तो मैंने पहली फिल्म प्रोडक्शन में मैं तस्वीरें लेके गई फार प्रोडक्शंस पे। इत्तेफाक से सोफे पे सलमान बैठे हुए थे और मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे देखा। और मेरी फोटो उन्होंने, जो फार प्रोडक्शंस का जो लड़का था जो काउंटर था रिसेप्शन पे, जिसको मैंने तस्वीरें दी अपनी, तो सलमान ने उनसे मेरी तस्वीरें ली। उसके पीछे लिखा था, फोटो के पीछे, सोमी अली 816 सी रॉक होटल रूम 1707। तो मुझे उसी शाम को एक फोन आया कि मैं जो हूँ, मेरा नाम सलमान खान है और मैं जो हूँ एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है बुलंद, और मैं आपको अपने ऑपोजिट प्ले करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो मतलब इम्पॉसिबल है। कितनी करोड़ों लड़कियां हैं जो फैंस होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा अगर आप सलमान खान है तो आप मैंने प्यार किया का एक डायलॉग बोलिए, मुझे सुनना है, मुझे एविडेंस चाहिए। तो उन्होंने
हंसने लगे लोग। तो उन्होंने अपने मैंने प्यार किया एक डायलॉग था कि दोस्ती में थैंक यू या सॉरी, पता नहीं अब तो मैं भूल गई। हाँ, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। हाँ, तो वो मुझे डायलॉग बहुत पसंद था। तो उन्होंने वो बोला मेरे लिए। फिर उन्होंने कहा आप दूसरे दिन मेरे घर आए और मेरे फादर से मिलें, मुझसे मिलें, और हमारी होम प्रोडक्शन है बुलंद। तो मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 30 या 40 कपड़े ट्राई ऑन तब कर भी चुकी। सलमान गैलेक्सी में ही रहते थे? जी, जी, बांद्रा में गैलेक्सी में रहते थे। इत्तेफाक से हम लोग जब टैक्सी में गए तो हमने अरबाज, जिनको मैं नहीं जानती थी, हमने शीशा खोल के अरबाज से पूछा कि सलमान खान का घर कहाँ है। तो अरबाज ने कहा ये गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है सेकंड फ्लोर पे है। तो हम लोग तो इत्तेफाक से वहां सलमान नहीं थे और सलीम अंकल थे। तो सलीम अंकल ने तस्वीरें देखी, उन्होंने डैडी को कहा ये बहुत वेस्टर्न लुक है इस लड़की का, और जीनत अमान परवीन बॉबी टाइप स्टाइल इसका फेस है और इसका फिगर और जो भी है बहुत वेस्टर्न, जीनत अमान परवीन बॉबी में ही फिट होगी। तो एनीवेज, तो मैं सारी हर जगह ढूंढ रही हूँ, सब जगह कि सलमान कहाँ है, क्योंकि मैं तो एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ट्रेनिंग ना सलमान इंटरेस्ट। मुझे तो सलमान से शादी करने के लिए मैं बॉम्बे आई थी। लोखंडवाला में रिश्तेदारों से मिलने का तो सब बहाना था ये सब। तो उसके बाद मुझे सलीम अंकल ने कहा किशोर नमित कपूर का एक एक्टिंग स्कूल है, उसमें आप दाखला लीजिए और आप वहां पे जो है एक्टिंग शुरू करिए, एक्टिंग क्लासेस। किशोर नमित कपूर किया, रोशन तनेजा किया, जहां सुनील शेट्टी मेरे साथ थे। आई थिंक तब्बू ने भी किया, दोनों ने भी किया, और काफी लोगों ने, रोशन तनेजा की जो है स्कूल से निकले हैं वो। तो उसके बाद ये सब हुआ, और फिर हम नेक्स्ट थिंग हम लोग जहाज में हैं, नेपाल जा रहे हैं बुलंद की शूटिंग करने। सलमान मेरे बराबर में बैठे हैं और मैंने अपने पर्स से निकाल के उनको उनकी तस्वीर दिखाई। मैंने कहा देखें ये मैं मायमी से लाई हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब आया है कि हम मेरी और आपकी शादी होगी और मैं इसलिए इंडिया आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि हंसने लगे वो, क्योंकि मैं 16 साल की और वो उस समय 26-27 साल के होंगे, और वो उनकी बागी पत्थर के फूल और मैंने प्यार किया वो सुपरस्टार थे उस समय। तो वो सोची थी कौन बच्ची कौन लड़की कहाँ से आ गई और शादी करने की बात कर रही है। तो कहते हैं कि मैं बहुत फ्लैटर्ड हूँ, आपने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, मगर मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा अच्छा, तो आपकी गर्लफ्रेंड है, अच्छा, मगर कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड है तो कोई बात नहीं, मगर हमारे लिए लिखा है कि हमारी शादी होगी, आपकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो। तो मैं जिद में पड़ गई क्योंकि बच्ची थी, बेवकूफ थी, और जब बच्चे होते हैं तो बेवकूफी का लाइसेंस तो होता है हमारे पास। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गर्लफ्रेंड हो, शादी हो, कुछ भी हो जाए, हम लोगों का मिलाप होगा, ये ऊपर से लिख के आया है। तो इत्तेफाक से रेस्ट इज हिस्ट्री, और उसके बाद फिर जो है बाकी आप जानती हैं क्या हुआ। ये बुलंद फिल्म कभी बनी नहीं, कहते कि इस फिल्म में सलमान खान एक ब्लाइंड प्रेमी का रोल करने वाले थे, कहानी कुछ जी ऐसी हाँ, थी। सलमान इसमें ब्लाइंड थे, और डैनी डेंजोंग जो है विलन थे। डैनी हम्म। जी थे, काफी मोनी आई थिंक मोनीश भी था, मोनीश बहल भी हम्म। थे, काफी लोग थे। मगर प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म शेल्व हो गई क्योंकि प्रोड्यूसर्स का कोई प्रॉब्लम हुआ था, प्रोडक्शन जो मुझे अब ये समझ आया इस उम्र में, विजडम जो हम्म। आता है लेट आता है, हम्म। 16 साल में मुझे समझ नहीं आया, मगर पता चला कि इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे हम लोगों को इस फिल्म के लिए, अच्छा। उनको लोगों को कहानी सलमान जो, खान थे फिर भी उन्हें इन्वेस्टर नहीं मिला था, सलमान वॉज स्टार एट दैट टाइम। उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी कि सलमान खान जो सुपरस्टार है वो अंधे का कैरेक्टर क्यों कर रहा है, वो उनको स्क्रिप्ट यस। समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए वो फिल्म शेल्व हो गई, और मैं कहती हूँ कि वो फिल्म शेल्व होने एक तरह का मेटाफोर हो गया है हमारे फिल्मी जिंदगी का और हमारी असली जिंदगी का। मगर उसके बाद फिर इत्तेफाक से जिसको ना एक्टिंग का शौक
ना एक्टिंग का ए आता है, कुछ भी नहीं आता है। इत्तेफाक से संजय दत्त, गोविंदा, चंकी पांडे, सुनील शेट्टी, ओम पुरी जी, मतलब मैं तो हैरान हो गई। मेरी आखिरी फिल्म, बिल्कुल सही टाइटल था उसका, नाम था चुप। तो दो फिल्म मैंने, जीतू जी और आर्ट फिल्म थी, एक फिल्म थी काका जी की। मैं बहुत खुश थी कि मेरी आखिरी फिल्म काका जी की रीमेक है। तो एक फिल्म थी, उसका नाम था इत्तेफाक, या राज, ऐसे कुछ फिल्म थी। वो सस्पेंस, मर्डर सस्पेंस फिल्म थी। उसमें ओम जी थे और जीतू जी थे। अविनाश वाधवान मेरे साथ ऑपोजिट थे। और मुझे वो हमेशा याद आते हैं। जीतू जी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। और ओम जी तक तो मैं कह नहीं सकती कितनी तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितनी तारीफ करूं उनकी, इतने अच्छे थे। उन्होंने मुझे, अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने मुझे मेरे मेरे जाते समय, मतलब ट्रेन मेरी छूट रही थी, उस समय उन्होंने मुझे जो है एक्टिंग के सारे टिप्स और सिखाया। और मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में मेरी आखिरी फिल्म चुप में था, जो आर्ट फिल्म थी। तो उसका मुझे बहुत दुख होता है, मगर जो किस्मत में इंसान के लिखा है वही होगा। सुमी, आपने आपने बताया कि सुनील शेट्टी आपके क्लासमेट थे, और सुनील शेट्टी के साथ आपने एक फिल्म भी की थी। कहते हैं हाँ कि जी। सुनील शेट्टी आपसे नाराज हुए थे। ऐसा मतलब इंटरनेट पर मैंने पढ़ा है कहीं कि आपने कह दिया था कि मैं सुनील शेट्टी जैसे स्ट्रगलर्स के साथ काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ स्टार्स के साथ काम करूंगी। तो सुनील शेट्टी आपके साथ उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इज इट ट्रू? नहीं, क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे आई, तो क्या हुआ कि मैं सी रॉक होटल में रहती थी। और जी। मेरे साथ ना मम्मी थे, ना ना भाई थे, ना डैडी थे। डैडी को वापस जाना पड़ा, पाकिस्तान में उनका बिजनेस था। तो मैं अकेली थी, 16 साल की। तो मुझे ओके। जो गाइडेंस, जो जो जिस इंसान से मिल रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मगर वो गाइडेंस मुझे बहुत गलत इंसान से मिल रही थी। तो जो वो मुझे कहते थे कहने के लिए, वो मैं कह देती थी। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी। तो अब अच्छा। अगर सुनील सुन रहे हैं ये बात, तो अब जाके उनको 22-23 साल बाद पता चलेगा कि मैंने ये क्यों कहा था। मुझे जिन्होंने गाइड किया था, उन्होंने कहा था कि इनके साथ पिक्चर मत करो, बड़े एक्टर्स के साथ करो। तो किन्होंने जो भी गाइड किया था? मैंने आप गाइड, मुंबई में तो सलमान और उनकी फैमिली से ही कांटेक्ट में थी, तो क्या उनके परिवार से ही कोई थे? मैं नाम नहीं लूंगी, मगर लोग बेवकूफ नहीं है। और मैं इतना कहूंगी कि मैंने जो भी फैसला किया, मुझे गाइडेंस दी गई थी। और मैं ज्यादा लोगों को वहां जानती नहीं थी। किशोर नमित कपूर थे, रोशन तनेजा थे, सुनील शेट्टी और हम लोग साथ थे एक्टिंग क्लास में, रोशन तनेजा की। और जो है, सुनील बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, बहुत दिल के साफ इंसान है, यस। बहुत यस। सच बोलने वाले इंसान है। और मैं 22 साल बाद उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मगर उनको ये जरूर बताऊंगी मैं कि ये मेरा मेरा ये थॉट प्रोसेस नहीं था, ये मुझे किसी ने गाइड किया गया था। सुनील शेट्टी स्टार है, और अंत फिल्म में फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने का? बहुत मजा आया। हमारी वो पिंक साड़ी जो है, आज आ जाने जा, उस पिंक हम्म। साड़ी पे मैंने 10 और फिल्में साइन की। सरोज जी जो है, मास्टर जी को मैं जी। ये क्रेडिट देती हूँ, मे शी रेस्ट इन पीस। उनको ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि आई हैव टू लेफ्ट फीट। मतलब मुझे डांस तो, जिसको है ना एक्टिंग में इंटरेस्ट ना डांस में इंटरेस्ट, मतलब सोचे। और उन्होंने मुझे वो जो पिंक साड़ी, वो जो गाना है आजा जाने जा, वो इतना मशहूर हुआ कि मैंने उस बेसिस पे, उस गाने पे, मुझे 9 फिल्में 10 फिल्में और मिल गई। और मैंने टॉप, संजय दत्त से लेके, चीची से लेके, चंकी से लेके, सुनील से लेके, सलमान से लेके, चाहे फिल्म बनी या ना बनी, मगर शूटिंग तो हमने काफी कर ली थी। तो टॉप लोगों के साथ काम किया, ओम पुरी जी, जीतू जी, अविनाश, सबके साथ काम किया। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहा। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगी खुशबू, कि मेरा जो बचपनापन था, मतलब आप 16-17 साल के होते हैं, और मैं
साइकोलॉजी की मेजर हूँ, मेरी मास्टर्स डिग्री भी साइकोलॉजी में है। हमारा दिमाग 25 साल तक फुली डेवलप नहीं होता है। तो मेरी जो हरकतें थी वो बचपने वाली हरकतें थी, तो मैं दिमाग से नहीं दिल से काम लेती थी और गाइडेंस से काम लेती थी। और मैं ये नहीं समझ सकी कि मुझे जो गाइड कर रहा है इंसान, वो मुझे बजाय सही रास्ते पे लाने के, वो मुझे गलत रास्ते पे गाइड कर रहा है। तो इसकी वजह से मैंने बहुत अपनी फ्रेंडशिप्स डिस्ट्रॉय कर ली। और जैसे करण और मनीष मेरा बेस्ट फ्रेंड था उस समय। मनीष वो मनीष नहीं था जो आज मनीष है। मनीष मेरा मनीष बेस्ट फ्रेंड मल्होत्रा। जी। करण जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वो करण जो आज नहीं है, पहला का करण जब हम लोग सब छोटे थे। और तब्बू, मनीषा, पूजा भट्ट, ये सारे लोग मेरे दोस्त थे। हम लोगों का सबका एक ग्रुप हुआ करता था। सुनील घर आते थे। अक्षय कुमार जो है, जब उनकी बहन की शादी हुई थी तो वो अपने कार्ड देने आए थे मुझे और मेरे फादर को, अपनी बहन की शादी की अच्छा। इनविटेशन कार्ड। तो मगर प्रॉब्लम ये हुआ मेरे साथ, एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई कि मैंने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो मुझे गाइडेंस जो है गलत मिल गई थी। तो सबसे कट करते गए। उसकी वजह से मेरे दोस्त जो है वो एक एक करके दूर होते चले गए। तो अब मैं 22 साल बाद क्या उनको कांटेक्ट करूं, क्या समझाऊं? आपको पता है सारी दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है, सारी दुनिया। तो मुझसे सोमी अली को मायनी बैठे हुए, सोमी अली से उनको क्या बेनिफिट होगा? चाहे सुनील शेट्टी हो, चाहे वो तब्बू हो, चाहे पूजा हो, चाहे मनीषा हो, कोई भी हो, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, गलती मेरी थी, इनकी नहीं थी। मगर करण, मनीष और ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। बल्कि करण की तो मैं मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। हालांकि मैं सिर्फ आर्ट फिल्म्स देखती हूँ। आर्ट फिल्म्स के अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ करण की फिल्में देखती हूँ, क्योंकि वो जो है उसकी फिल्मों में सब्सटेंस होता है। जैसे उसने आई थिंक लव स्टोरीज में उसने एक कोई फिल्म काजोल के साथ शायद कोई हाँ। तो मैं करण की फिल्में देखती हूँ या तापसी की फिल्में देखती हूँ। आलिया मुझे बहुत पसंद है और कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। क्वीन उसकी मैंने देखी। कंगना की बात आपने छेड़ के अच्छा किया। वो देखे, वो लड़ भी रही हैं, उनके साथ भी इंडस्ट्री में बहुत कुछ गलत हुआ, उन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। कंगना उसका भुगत भी रही है, लेकिन वो हमेशा बोलती रही है इंडस्ट्री में, वो भी बहुत बड़े लोगों के खिलाफ बोल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनको कहूंगी कि आप मतलब मैं आपके आगे अपना सर झुकाती हूँ और ब्रावो। और ये कायम रखें। मैं देखें एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और नो मोर टीयर्स इसमें शामिल हो जाता है। मैं सर्टिफाइड विक्टिम एडवोकेट और सोशल वर्कर हूँ। और जो कंगना जो है वो एक वाहिद जो है हीरोइन है जो कभी चुप नहीं रहती हैं और हमेशा सच बोलती हैं और सच को सच ही बोलती हैं। और जो भी उनके साथ नाइंसाफी होती है वो कैमरे में बोलती हैं, कभी कभी भी हेजिटेट नहीं करती हैं और हमेशा सच बोलती हैं। अब मुझे डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ 22 साल से, मुझे डिटेल्स नहीं पता है। मगर मुझे ये पता है, मैंने कंगना का एक बीबीसी पे एक इंटरव्यू देखा था इंग्लिश में, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह अपने आप को जो है कैरी किया विद पॉइज, और जिस तरह उन्होंने बोला और सच बोला और जिस तरह उन्होंने खरा का खरा कर दिया। जो इंडस्ट्री वाले हैं जो झूठ बोलते हैं और जो वो साफ बोल देती हैं। और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ इस बात से, क्योंकि देखिए सच बोलने वाले को इंडस्ट्री में लोग पसंद नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं एक पहली दफा मैं कहते थे, आई थिंक रशेस कहते हैं, ट्रायल कहते हैं, क्या कहते हैं मैं भूल गई। अजंता आर्ट्स में सुनील के घर में अजंता आर्ट्स में हम लोग रशेस देखने जाते थे। तो दो एक्टर्स जो थे और जो डायरेक्टर था, तो उनकी हमने फिल्म देखी। अब मैं 16 साल की फिल्म देख के निकल के
तो मैंने कहा कि क्या बकवास पिक्चर बनाई है यार, कितनी बकवास पिक्चर, एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर प्रोड्यूसर चारों घर मेरा मुंह देख रहे हैं। और मतलब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि सच में, क्योंकि मायमी में फ्लोरिडा अपब्रिंगिंग हम लोग पीछे वो दिल में होता है, बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी ड्रेस अच्छा नहीं है, जाके और ये लिप कलर तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, या तुम देखो मेरे साथ ऐसे ये जो बात की मुझे दिल को बहुत हर्ट हुई है और तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। अब इंडिया पाकिस्तान और हमारे कल्चर में वैल्यूज ये है कि चुप रहो, कि अगर बकवास से बकवास पिक्चर है आप उसको बोलो कि ये जिंदगी की बेहतरीन फिल्म है मैंने आज तक जो देखी है। तो ये मैंने 16 साल की उम्र में सीख लिया। तो अब चाहे ऐसी भी पिक्चर के मैं रशेस देखने जाती थी, मैं कहती थी बहुत अच्छी है। तो कौन सी फिल्म के लिए बोला था आपने कि बकवास है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मगर वो एक्टर अभी भी जो है काफी फेमस हैं। और अच्छा इतना हिंट दे देती हूँ, सुनील की एक फिल्म थी शिल्पा के साथ, शिल्पा शिरोडकर के साथ, और डायरेक्टर याद नहीं है कौन है, नई नई फिल्म थी, नए नए आए थे, मगर मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, एंजॉय नहीं किया, तो मैंने जो मन में था वो मैंने बोल दिया। अब तो सुनील और शिल्पा मतलब सुपरस्टार बन गए थे। तो मतलब मुझे सिखाया गया बाद में, जो इंसान मुझे गाइडेंस दे रहा था कि ये नहीं कहते, और सुनील ने भी मुझे कोने में ले जाके कहा कि क्या कर रही हो, ऐसे नहीं बोलते, ये अमेरिका में ऐसे ऑनेस्टली आप बोल सकते हो, यहाँ इंडिया में नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब जो भी मैं फिल्म देखूंगी और बोलूंगी बहुत ही अच्छी है, लाजवाब है, बेहतरीन फिल्म है। कमिंग बैक टू योर करियर, आपने मिथुन चक्रवर्ती के साथ बहुत फिल्में की, इतने शानदार आदमी, कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के सबसे काइंड हार्टेड पर्सन है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेमोरीज बताइए ना उनके साथ की कोई। हर फिल्म जो मैंने दादा के साथ की है उसमें हमेशा हंसी मजाक, और जितना बड़ा उनका दिल है किसी का दिल इतना बड़ा नहीं है। वो निहायत ही, मतलब पूरी हिंदी सिनेमा में मैंने बहुत लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है। एक तो मैं कहूंगी जीतू जी, धर्म जी, और मिठुन मिठुन दा के साथ तो मैंने फिल्में की हैं, सैफ, और बहुत सारे लोग, सब मतलब सब जो है बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझे वेलकम किया। कुछ लोग जो है वो उन्होंने नहीं किया, मगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो लोग थे, जो मेजॉरिटी थे, जो मैसेस थे फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फ्रेटर्निटी के, उन्होंने मुझे बहुत प्यार और बहुत ही अच्छी तरह मुझे वेलकम किया। और मुझे दादा ने तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। उनको पता था मैं डांस में बहुत वीक थी, तो बेचारे वो क्या करते थे, कहते थे कि अच्छा अब सोमी तुम्हारी टर्न है, मैं सोने जा रहा हूँ, जब तुम्हारा डांस हो जाए तो मुझे उठा देना, क्योंकि उनको पता था ये रीटेक पे रीटेक देगी। तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, डायलॉग डिलीवरी सिखाते थे। उनको मैंने अपने दिल की बातें शेयर की, मैं क्यों आई थी अमेरिका से इंडिया, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर तो पूरी फिल्म लिखी जा सकती है, ये जो तुम कह रही हो, क्योंकि कितनी लड़कियों को जो है क्रशेस होते हैं एक्टर्स पे, और कहाँ जाके वो लड़कियां उन एक्टर्स से मिलती हैं, ये कहाँ होता है। मैंने तो आज उन्होंने तक नहीं कहा सुना। कि तुम उन्होंने यूं तो नहीं कहा कि तुम मतलब बहुत बिना सोचे समझे आ गई या सोच समझ के आती? नहीं, उन्होंने मेरी उम्र के लिहाज से वो समझ गए कि इसके उम्र का तकाजा है, इसको, ये बच्ची है, इसको इतना इल्म नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, और उस हिसाब से इसने अपने इम्पल्सिव होके अपने दिल से काम लिया है, दिमाग से काम नहीं लिया, तो वो समझ गए। सोमी, आपने गोविंदा के साथ भी काम किया, अग्नि चक्र नाम की आपने फिल्म की थी, वो फिल्म आपने बीच में ही छोड़ दी थी और एक गाना बस रखा गया था आपका गोविंदा के साथ उस फिल्म में, क्या वो हुआ था? फिल्म में मेरा सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस था। अच्छा। मुझे चीची के साथ काम करना ही करना था, क्योंकि मैंने उनकी फिल्म जब मैं छोटी थी लव 86 देखी थी, आई थिंक उनकी पहली फिल्म थी वो, और उनकी और नीलम की जो जोड़ी बनती है मतलब जबरदस्त।
और क्या बात है। नीलम जितनी खूबसूरत, और चीची तो मतलब जो डांस एक्टर, मतलब उनसे चिंटू जी के बाद मैं कहूंगी कि चीची जितना अच्छा नेचुरल एक्टिंग करते हैं वो कोई नहीं करता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप फिल्म नहीं देख रहे, किसी से आप बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी वो एक्टिंग करते हैं। और इसी कैटेगरी में अब आजकल जो आ गए हैं लोग, जैसे फेम गेम के जो मानव हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने यस। बहुत अच्छा काम किया। उनकी मैंने फिल्म देखी जी। थी। मुझे बहुत दुख जी। होता है कि इरफान इस दुनिया से चले गए बहुत जल्दी हमें छोड़ के। और मैंने उनकी फिल्म देखी थी जिसमें वो आई थिंक लंच बॉक्स जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज है। तो उसमें मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे एक्टर हैं, नेचुरल एक्टर हैं। और ये जो टैलेंट उनका, या तो आप सीखते हैं या जो है आपके अंदर होता है। तो दो चीजें होती हैं। यस। सोमी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इंटरनेट पर आपके बारे में एक चीज बहुत वायरल है, मुझे ये समझ नहीं आया। सबको पता है कि आप आई थी सलमान खान के लिए और उनके साथ आपका लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप चला, या मैं कहूँ कि सलमान के जितने भी रिलेशनशिप्स थे सबसे लॉन्ग आपके साथ ही चला। दूसरी तरफ आपके लिए रूमर है कि गुलशन ग्रोवर से आप एंगेज थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुलशन जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और गुलशन के साथ आई थिंक यार गद्दार, और कौन सी फिल्म थी, मैं एक हाँ बात जी। आपको एक नुक्सा देती हूँ हम्म। फिल्म इंडस्ट्री का, कि हम्म। जितने भी विलेन हैं वो हीरो हैं असली लाइफ में, और जितने जो हीरो हैं वो विलेन है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मगर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है 3-4 लोगों के हम्म। साथ जो हम्म। विलेन का काम करते हैं। जैसे प्रेम जी तो मतलब दिल चाहता है उनको बस गले लगा लो, मतलब फादर की तरह है वो, इतने अच्छे हैं। मैंने उनके साथ आओ यस। प्यार किया काम किया था, वो मेरे फादर बनते हैं। और जी। इतने स्वीट, इतने अच्छे, इतने अच्छे। इसी तरह शक्ति शक्ति कपूर और गुलशन हम्म। ग्रोवर और डैनी जी, कितने अच्छे हम्म। सारे लोग। जिन जो विलन बनते हैं वो कितने अच्छे होते हैं लाइफ में। ट्रू। अजीब ट्रू। इत्तेफाक है। आप फिल्में कर रही थी, जो आपका नेचर है सबसे बबली होकर बात करना, सबसे दोस्ती करना, और दूसरी तरफ सलमान खान आपकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा थे। कभी सलमान ने कंट्रोल किया कि इस तरह के सीन्स नहीं करना, इससे ज्यादा बात नहीं करना? बहुत बहुत इस एक्टर के साथ काम नहीं करना, एक कुर्सी लेके कोने में बैठो और किताब पढ़ो, और ये फिल्म मत करो, और ये मत पहनो, और ये जो स्कर्ट है ये बहुत छोटी है। तो फुल कंट्रोल था। और मैं सुनती थी क्योंकि मैं छोटी थी, और मुझे फिल्मों की कोई परवाह नहीं थी कि स्कर्ट छोटी हो कि लंबी हो, मुझे तो शादी करनी है। तो मुझे तो कोई परवाह नहीं थी। तो मगर वो जो एडवाइस दे रहे थे मुझे, जो उनके हिसाब से, जो 27 साल के आदमी के हिसाब से जो वो एडवाइस दे रहे थे, उनके हिसाब से आप उसको कंट्रोलिंग कह सकते हैं। मगर वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो हम्म। सोच रहे थे इस लड़की के ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूं। तो उनका जो हम्म। जो देखें, इंसान का आप हमेशा याद रखिए जिंदगी में कि इंसान का इंटेंशन देखना चाहिए कि इंटेंशन हम्म। क्या। कि अगर हम्म। आपको कोई थप्पड़ भी मारे, पहली बात तो मैं बहुत वायलेंस के एंटी वायलेंस हूँ, मैं गांधी जी की फॉलोअर हूँ। और मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि सलमान ने जो भी उस समय जो चीजें मुझे सिखाने की कोशिश की या एडवाइस दिया, वो उन्होंने प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव और इंटेंशन से किया। मतलब कोई मलिशियस तरीके से नहीं किया। तो ये मैं जरूर कहूँ। वो अपनी फैमिली की बाकी लेडीज को भी इसी तरह से रखते होंगे, और आपको उन्होंने डेफिनेटली फैमिली मेंबर। उनकी जो हम्म। बहनें हैं अलवीरा, अर्पिता तो उस समय बहुत छोटी थी, मेरी गोद में पली पली बड़ी है वो बच्ची। मगर हम्म। अलवीरा जो है, उनको भी, उनके साथ भी स्ट्रिक्ट थे।
और हमारे कल्चर में, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, हमारे कल्चर में आदमी जो है औरतों का ख्याल रखते हैं, ये हमारे कल्चर में है। मगर यस प्रोटेक्शन और एडवाइस और गाइडेंस एक चीज होती है, और वर्बल, फिजिकल और बाकी अब्यूज अलग चीज होती वेरी वेल सेड। मतलब सोमी, जिस तरह से आपने बताया, तो सलमान भी आपको लेकर सीरियस तो थे, वो भी आपका ख्याल रख रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे, प्रोटेक्शन आपको इंडिया में दिया था, तो इसी कारण आप इतना लंबा इंडस्ट्री में भी टिक पाई। फिर चीजें कहाँ गलत हुई? और कहीं ना कहीं अगर वो साथ में है, अगर वो आपको इतना सीरियसली ले रहे हैं, तो उन्होंने भी एक फ्यूचर आपके साथ देखा होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह से आपको संभाला और रखा। तो क्यों फिर चीजें गलत हुई? है। मैं ये कहूंगी कि डेस्टिनी जो है ना इंसान की, मैं फेट पे बहुत बिलीव करती हूँ। जो हम्म जो लिखा है ऊपर वाले ने इंसान के लिए, और जो जो होना होगा जिंदगी में वो होगा। तो हम्म हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारी काफी चीजों पे कॉन्ट्रडिक्शंस होती थी। हम्म मैं बहुत घरेलू टाइप लड़की थी, और इसमें उम्र का भी तकाजा है। मैं स्क्रैबल और मोनोपोली खेलना चाहती थी, उनको नाइट क्लब्स और पियानो बार जाना था, तो इस पे भी लड़ाई होती थी। और जो है उनको पार्टीज और उनको बाहर जाने का जो उनको अभी भी शौक है, और उनको ये करना पड़ता है क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में है। तो अगर आप फिल्म हम्म इंडस्ट्री में हैं, तो ये बात मेरी खोपड़ी में अब समझ आई है जाके, कि आपको मिंगल हम्म करना पड़ेगा, ये जरूरी है, हम्म आपको करना पड़ेगा। और ये इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं एक चैरिटी चलाती हूँ, एनजीओ नो मोर टीयर्स, और मैं हम्म कई जगहों पे जहां मुझे नहीं भी जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मुझे डोनर्स की जरूरत है, ताकि मैं और औरतों की, बच्चों की, आदमियों की जिंदगियां बचा सकूं। तो इसी हम्म तरह सलमान का जो करियर था एज एन एक्टर, उनके लिए ये मैंडेटोरी था कि वो नाइट क्लब्स में जाएं, पार्टीज में जाएं और लोगों से मिले जुले। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट, घरेलू टाइप की लड़की थी। मुझे घर बैठ के फिल्में देखनी थी या स्क्रैबल खेलना था। मुझे मतलब स्क्रैबल मेरा फेवरेट बोर्ड गेम था। हम्म और मैं जो पूरी नर्ड थी, मैं डिक्शनरी में खोल के हर रोज एक लफ्ज नया सीखती थी, मैं फुल नर्ड थी। तो हम्म वो जो मिलाप जो है ना, कंपैटिबिलिटी नहीं सही थी। और उसके आगे जाके मैं आपको सिर्फ इतना ये कहूंगी कि रिलेशनशिप बहुत अनहेल्थी हो गई। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मगर रिलेशनशिप हम्म बहुत ही अनहेल्थी हो गई। इतनी अनहेल्थी हो गई कि मेरा वहां से जाना लाजमी ही था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी और मैं बीमार हो गई थी, और मुझे वहां से जाना बहुत जरूरी था तुरंत। अच्छा, बट सोमी, आपका करियर तो था आपके सामने। एक इंसान की वजह से करियर मतलब छोड़ना क्या सही डिसीजन है आपके हिसाब से? मगर मैं करियर के लिए तो आई नहीं थी ना, मैं तो आई थी हम्म सलमान से शादी करने। मैं तो हम्म 24 साल में तो मैंने सोच लिया था कि मेरा एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, नाम भी सोच लिए थे। और शादी करने आई थी मैं। मुझे एक्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे एक्टर से इंटरेस्ट था, ना पार्टी से इंटरेस्ट था, ना किसी चीज से इंटरेस्ट था। और अनफॉर्चुनेटली जो है, मैं अपने सारे दोस्त जो, क्योंकि आप 16 से 25 साल तक इंसान जो है अपने करीबी दोस्त बनाता है, ये साइकोलॉजिकली ये ट्रू बात है। 16 to 25 आप अपने नजदीकी रिश्ते बनाते हैं, चाहे वो इंटीमेट हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे जो भी हो। तो मेरे सारे रिश्ते एक एक करके मेरी दोस्तों के साथ खत्म होते गए। तो हम्म एक वक्त ऐसा आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई, और मुझे बैक की प्रॉब्लम थी क्योंकि बुलंद की शूटिंग में नेपाल में मुझे घोड़े पे बिठाया गया था। और वो घोड़ा जैसे ही मुझे बिठाया तो वो घोड़ा चल पड़ा, उसने एक छलांग ली और मैं अपनी पीठ पे लैंड हुई। तो मुझे बैक की हम्म बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे नीचे की दोनों 3 डिस्क जो है वो खराब हो गई थी, मतलब हम्म खराब होना शुरू हुई थी। और 2018 में मुझे डिस्क बदल के हार्डवेयर और टाइटेनियम स्क्रूज और 3 मेटल रॉड मेरी बैक में लगे हुए।
तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त और उम्र के साथ बद से बदतर होता बढ़ता गया। गया। तो मैं जो हूँ मतलब मुझे बाहर जाने का और ये सब करने का कोई शौक नहीं था। और लेकिन आपके वो रिलेटिव्स भी थे यहाँ पे, और फिर ताजमहल तो था ही जिसे देखने के लिए आप आई थी। आपने तब तक ताजमहल आप देखा कि नहीं आप देखा? यकीन नहीं करेंगी कि मेरे डैडी अभी भी मुझे तंग करते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया अपने बाप को। तुम वहां सलमान खान के लिए गई थी और तुमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। मैंने कहा डैडी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इंडिया एक दिन जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंडिया वेकेशन, मेरी फेवरेट जगह इंडिया में राजस्थान है। क्योंकि राजस्थान में उन्होंने जो पैलेसेस हैं उनको होटल्स में यस, कन्वर्ट कर दिया है। आई एम तो फ्रॉम वो राजस्थान। क्या बात कर रही हैं? यस, कहाँ? जैसलमेर, जयपुर, किस? उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर से। तो वो यस। मेरी दुनिया की सबसे फेवरेट जगह है राजस्थान। तो मेरा ये वेकेशन तो ये तो मैं होगा ही होगा। तो मैंने डैडी को कहा है कि जब मैं उस समय राजस्थान, अच्छा मुझे नहीं पता था कि ताजमहल दिल्ली में नहीं आगरा में है, क्योंकि मुझे क्या पता, मैं माइंड बैठी। तो हम लोग मैं सलमान के साथ थी, हम लोग दिल्ली में, सलमान की कोई शूटिंग हो रही थी। तो मैंने कहा सलमान हम दिल्ली में ही चले ताजमहल देख लेते हैं। तो उसने कहा पागल, ताजमहल आगरा में है, तो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो फिर किसी और दिन। तो वो किसी और दिन को अब 22 साल हो गए। तो अब जो है डेफिनेटली गॉड विलिंग जब मैं आऊंगी इंडिया, तो मैं ताजमहल तो सबसे पहले शिव सागर जरूर। पाव भाजी, फिर ताजमहल, फिर राजस्थान, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, सब जगह जाना है मुझे। ये मेरा डेफिनेटली। 100% है। अब सुनिए, जब मायावी से इंडिया आई तो फैमिली को कन्विंस किया कुछ भी बोल के। अब इंडिया में सलमान खान मिले, दोस्ती भी हुई, अच्छा वक्त भी गुजरा। अब वापस जिद है मायामी जाने की, परिवार को कैसे मनाया? मैंने अपने फादर को फोन किया पाकिस्तान में, और मैंने उनको कहा कि आप मुझे टिकट भेज दीजिए, और मुझे आपके पास आना है पहले। यहाँ हालात ठीक नहीं है, मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, और मैं 3 महीने तक बिस्तर पकड़ लिया था मैंने, मैं उठ नहीं पा रही थी। तो और उस दौरान जो है हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हो रही थी, ये उस टाइम की बात है। तो मैं जो हूँ बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, और मैं बेहोश, खड़ी हुई तो बेहोश हो गई थी, गिर गई थी किचन में सलमान के घर में। तो मैंने डैडी को कॉल किया, मैंने कहा डैडी मेरा वजन बहुत मैल नरिश्ड हो गया है, मैं खाना खाना नहीं मेरे गले से उतरता है, और ये सारा मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम था, जो बॉडी, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। तो मुझे जो इमोशनल प्रॉब्लम था वो मेरी बॉडी पे रिएक्ट कर रहा था। तो मैंने अपने डैडी को कहा आप मुझे टिकट भेजिए, मैं आपके पास पाकिस्तान आऊंगी, पाकिस्तान से सीधा मेरे लिए टिकट कर दीजिए फ्लोरिडा के लिए, मायमी के लिए। तो डैडी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि वो मैं आपको आके बताऊंगी, मगर मेरी हालत यहाँ बहुत खराब है, और अगर मैं यहाँ से 1 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं निकली तो शायद मैं बचूंगी भी नहीं। मैं बहुत बीमार थी, कि एक तो मेरे बैक का प्रॉब्लम था, मेरा वेट अंडर वेट था, मतलब मेरी हाइट है 5'9", और मेरा वेट बहुत, मतलब मेरी, आपको एक्सरे की जरूरत नहीं है अगर आप, मैं उठाऊं अपना, मेरा इतनी हड्डियां निकल गई थी। तो हालत बहुत खराब थी मेरी। तो तो सलमान ने तब मदद नहीं की? वो तो थे, मतलब ही नोस इफ यू सलमान आर नहीं सिक। थे। सलमान सलमान आउटडोर शूट पे थे, हम दिल दे चुके सनम की फिल्म की आउटडोर शूट पे थे। और तब्बू मेरे पास आई थी, ये मैं कभी नहीं हम्म। भूलूंगी कि तब्बू हम्म। मेरे पास आई थी, और उन्होंने मुझे, मैं रो रही थी धाड़े मार मार के दर्द से, और तब्बू ने मुझे देख के मेरा दर्द, वो भी होना शुरू हो गए। तो मैं ये कहूंगी कि वो एक वाहिद इंसान है जो, जिन्होंने उनके अलावा मनीषा भी उन्होंने मेरे लिए मनीषा स्टैंड, कोइराला। एक इंसिडेंट में उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया था। मनीषा और तब्बू ने, दोनों ने मेरे लिए बहुत बहुत स्टैंड लिया और केयर किया। तब्बू ने जो है, जब मैं बिस्तर पकड़ लिया था वो बैक की वजह से, तो वो मेरे पास आई थी और मैं रो रही थी, वो भी रोना शुरू हो गई, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया।
और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और मैं सारी उम्र उनकी एहसानमंद रहूंगी कि वो बुरे हालात में जो इंसान आपके पास आता है वो आपका असली दोस्त होता है, अच्छे हालात में तो सब रहते हैं। तो ट्रू। मनीषा और तब्बू को मैं जो हूँ कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने हमेशा जो है मेरा साथ दिया है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। फिर आपके फादर आए थे लेने, या आप अकेली गई थी इंडिया से मायने? मैं टिकट आया मुझे और मैं डैडी के पास गई, कराची गई और कराची में 2 दिन रही और उसके तीसरे दिन मैं मायामी फ्लोरिडा आ गई। कैसे हिम्मत जुटाई थी सुबह कि सबको छोड़ के अब जाना ही है? डिस्टर्ब हो गई थी मैं मेंटली कि मुझे फिजिकली तो मुझे इलाज करवाना पड़ा अपनी बैक का, उसके अलावा मुझे थेरेपी में और काउंसलिंग में जाना पड़ा। डिप्रेशन, अक्यूट डिप्रेशन हुआ था मुझे। किसी ने रोका नहीं आपको किस बात से? जाने के लिए, वापस जाने के लिए, जिनके नहीं लिए आप आए थे या जिस सपने के लिए आप आए थे? नहीं, क्योंकि जिस सपने के लिए वो मैं आई थी वो सपना एक भयंकर नाइटमेयर बन गया था। और वो मैं कहती हूँ कि जो फेरी टेल है वो हॉरर मूवी बन गई थी। तो उसमें चाहे कोई पैर पड़ के भी, हाथ जोड़ के भी रोके, तो मैं कभी नहीं वहां रुकने वाली थी, ना मैं कभी वापस आने वाली थी। तो ये तो इम्पॉसिबल है। और मैं आज भी यही कहूंगी कि मैंने जो फैसला किया और जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ, अगर मैं इन चीजों से ना गुजरती तो आज नो मोर टीयर्स नहीं होता और नो मोर यस। टीयर्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा अवार्ड नहीं देते, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अवार्ड नहीं देते और हम 42,000 men, women, children की मदद नहीं कर सकते अगर मैं उन चीजों से बचपन से लेके आज तक नहीं, आज तक तो नहीं, बचपन से लेके इंडिया तक मैं नहीं गुजरती। तो नो मोर टीयर्स जो है जन्म नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता। मैंने नो मोर टीयर्स को जन्म दिया ही इस वजह से है कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि अभी कितने, मेरे ख्याल में 3-4 संडे पहले मम्मी ने कहा था कि बेटा काश जब तुम छोटी थी तो नो मोर टीयर्स होता। ये उनके लफ्ज मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे और मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए कि इनके साथ कितना बुरा हुआ होगा। तो यस। मुझे मेरी हीलिंग जो है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ और मैं जो हूँ डिटेल में जाऊंगी जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी पे 7 साल से काम कर रही हूँ। मेरी जो मेमोir हम है, वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आप हाँ, बहुत अनफिल्टर्ड वो जाएंगी, आई रिक्वेस्ट यू। वॉर हो जाएगी, पूरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। एनीवेज, ऑटोबायोग्राफी में मैं काम कर रही हूँ 7 साल से। मगर मैं ये कहूंगी कि जो भी मैं हूँ आज, वो जितना मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और जुल्म हुआ है उसकी वजह से आज मैं वो हूँ। आज मुझे लॉरियल वुमन अवार्ड 2013 और प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स और दूसरे बहुत सारे अवार्ड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस वजह से मिले हैं क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है और मैंने जो विटनेस किया है दूसरों के साथ होते हुए, इंडिया में भी मैंने विटनेस किया है किस तरह एक ड्राइवर ने हमारी कामवाली को रेप किया था। मैं गई थी एफआईआर लिखवाने उसके लिए, बेचारी वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मगर उन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। और अभी मणिपुर में जो हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे एक्टर्स किसी ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं पोस्ट किया, मगर एक इंसान को मैं ऐसे बोलूंगी कि ब्रावो और बहुत बहुत धन्यवाद, वो है अक्षय कुमार जी। उन्होंने यस। एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा मैं एक बेटी का बाप हूं और मेरा खून खौल रहा है कि ये क्या हुआ है मणिपुर में। कोई एक्टर ने आज तक, अभी तक, अभी 5 साल की बच्ची को रेप हुआ है यस। कहीं पे में और उसको स्ट्रैंगल करके मर्डर कर दिया। आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। देखें, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं,
अगर मेरे पास नो मोर टीयर्स नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं होती। मेरा सोशल मीडिया पे होना मस्ट है, क्योंकि मैं नो मोर टीयर्स चला रही हूँ, मुझे डोनर्स की जरूरत है, और आधी से ज्यादा जो औरतें जो हम बचाते हैं वो इंडिया से लाई जाती हैं, मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट से लाके उनको यहाँ बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन में। अच्छा। तो उस इसलिए मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मगर जो भी सोशल मीडिया पे है और जिसके पास आवाज है, चाहे वो जो भी हो, आप अच्छी बात पे डांस भी करें, गाने भी गाएं, जो भी कर, मजाक भी करें, और जो है जोक्स भी करें, ठीक है। मगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने फॉलोअर्स हैं आपके पास, आप क्यों नहीं मणिपुर के ऊपर दो शब्द बोलने में आपका क्या जाता है, आप बताएं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स आप करते हैं, फालतू के ऑनलाइन गेम्स को आप प्रमोट करते हैं, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज और मैं बस कहना चाहूंगी कि आप जब इंडिया से गई तो उसके बाद सलमान की लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी। हम साथ साथ हैं के बाद जो उनका हिरन वाला केस हुआ था, हिट एंड रन केस हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो वो बहुत उन्हें भी ट्रैक पर आने में काफी टाइम लग गया। मैं मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगी, और वो इसके अलावा मैं इस मुद्दे पे और कुछ नहीं कहूंगी कि ठीक है। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और मैं कार्मा में बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं किसी को बदुआ नहीं देती, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आपने बुरा किया है तो आपके सामने बुरा आएगा, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके सामने अच्छा आएगा। और ये याद रखिए कि जो जुल्म करने वाला है वो भूल जाता है उसने क्या जुल्म किया है, मगर जो जुल्म का शिकार होता है या होती है वो कभी नहीं भूलती कि उसके साथ क्या किया गया है और कितने सालों तक किया गया है। ये चाहे आप किसी को भी ले लें, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे विक्टिम्स हो जो हमारी नॉन प्रॉफिट एनजीओ के हैं, ये जुल्म करने वाला भूल जाता है, मगर जो जुल्म सहता है वो कभी नहीं भूलता कि उसके साथ क्या हुआ है। सो भी आपका एक शो आने वाला था, शो की अनाउंसमेंट भी हुई थी, लेकिन वो शो आ नहीं पाया था। कौन सा? आपका एक शो आने वाला था, आपके एनजीओ को लेकर ही शो था। ओ, डिस्कवरी प्लस। हाँ, जी। डिस्कवरी प्लस 2021 में ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो शो आके चला भी गया। एक इंडिया में सीजन भी वो आने वाला था। एक सीजन था, 8 एपिसोड्स थे। तो वो उसमें जो है सेकंड एपिसोड में मैंने थोड़ा ओपनली बोला है अपनी रिलेशनशिप के बारे में, तो इसकी जो नॉलेज है वो सलमान तक पहुंच गई। तो उन्होंने डिस्कवरी प्लस के जो उनकी जो पीआर टीम है सलमान की और सलमान खुद, उन्होंने जाके डिस्कवरी प्लस का जो मेरा शो है वो पूरे इंडिया में बैंड कर दिया। अच्छा। और ये इसलिए वो कर सके हैं क्योंकि उनके पास पावर है, और उनके पास चढ़ते सूरज के पुजारी हैं दुनिया वाले। तो मैं जब कुछ भी कोई करती हूँ या उनके खिलाफ कुछ बोलती हूँ तो गालियां मुझे ही पड़ती हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि गालियां देने वाली औरतें और लड़कियां होती हैं। तो अगर देखें, अगर ओजे सिम्पसन को फैन मेल आ सकती है जब उसने अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मरवा दिया, टेड बंडी का आपने नाम सुना होगा जो सीरियल किलर था, उसको फैन मेल आ सकती है, तो फिर मैं अगर सलमान के खिलाफ कुछ बोलूं जिसको लोग भाई 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 करते रहते हैं, और देखें दुनिया में ऐसे इंसाफ नहीं होता। ये वही बात हो गई कि मैं नो मोर टीयर्स चला रही हूँ और मैं विक्टिम्स को बचा रही हूँ, पुलिस के साथ एफबीआई के साथ जाके, और जो भी है रेस्क्यू कर रही हूँ, उनको शेल्टर में ले जा रही हूँ, उनको नर्सिंग प्रोग्राम में, ये सब, और उसके ऊपर मैं डंडे मार रही हूँ। तो आप दो ऐसे, ये ऐसे नहीं होता, ये आप बैलेंस कर सकते। यस।
आप एक तरफ अच्छा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बुरा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो दोनों हाथ बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं होता है। तो इसी तरह अगर आप फाउंडेशन चला रहे हैं तो पूरी तरह अच्छाई करिए और बुराई मत करिए। सो भी आपके फाउंडेशन को लेकर जितनी भी हम बातें सुनते हैं, बहुत ही खुशी होती है कि जो आपने पर्सनल लाइफ से जो भी एक्सपीरियंस लिए, ना समझी में जो गलतियां की, उससे आपने बहुत कुछ सीखा और उसी से आपकी मेच्योरिटी आई। और आप अपने साथ कई सारी सोमी अली को हेल्प कर रही हैं और उन्हें जस्टिस दिला रही है। आगे क्या प्लान है इस एनजीओ को लेकर? बस मेरा गॉड विलिंग मेरी यही दुआ है और प्रार्थना है कि मैं नो मोर टीयर्स का चैप्टर इंडिया में खोल सकूं और दूसरे मुल्कों में खोल सकूं। लैटिन अमेरिका में हमारे काफी स्पेनिश विक्टिम्स हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, क्योंकि हम मायामी में हैं तो यहाँ मेजोरिटी जो है स्पेनिश जो जो लोग रहते हैं वो स्पेनिश डिसेंडेंट्स हैं। तो मेरी यही दुआ है कि नो मोर टीयर्स का जो काम है वो फैलता जाए इंशाल्लाह। और जितने लोगों की मैं जब तक ये सांस है, जब तक ये सांस बाकी है, जितने लोगों की मैं मदद कर सकती हूँ मैं करूंगी। और इसके अलावा मेरा और देखें, सुबह उठ के अगर आप सबसे पहला काम आपको ये हो कि आज मुझे लोगों की जान बचानी है, और रात को सोते समय आप सोएं और ये सोचें कि अरे आज मैंने इतने लोगों की जान बचाई, इससे बेहतर जिंदगी जीने का क्या मकसद हो सकता है? इससे बेहतर मकसद तो हो ही नहीं सकता कोई। मतलब मैं अंडरमाइन नहीं कर रही जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और डॉक्टर्स, नर्स, हर प्रोफेशन जो है इज्जत लायक है प्रोफेशन, मगर मेरी चॉइस ये है कि मैं ये एनजीओ चलाऊं और लोगों की जिंदगी बचाऊं। और मैं ये नहीं चाहती कि मैं जिन चीजों से मैं गुजरी हूं कि वो इन चीजों से दोबारा गुजरे, क्योंकि हम लोग सेकंड रिस्पॉन्डर्स हैं। पहले पुलिस जाती है, फिर पुलिस जो है मुझे बुलाती है। तो हम अब तक 42,000 विक्टिम्स की मदद कर चुके हैं, आदमी, औरत और बच्चे। मतलब 16 साल, ये 16वां साल हो गया है हमारा माशाल्लाह चलाते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सब भगवान की दया है, ऊपर वाले की दया है। और जो डोनर्स हैं उनकी उनकी दया है, उनके बगैर तो ये ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये कभी नहीं चल सकती। और मेरी बस यही दुआ है कि ये कायम रहे ये काम, और सारी उम्र में ये काम कर सकूं जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है। सोमी अली, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और मतलब कई लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं आपसे भी शादी करने का। सोमी कब शादी कर रही है? नहीं, मेरी शादी की ख्वाहिश थी 24-25 साल में, और बच्चों की भी ख्वाहिश थी 24-25 साल में। मगर अब मेरी शादी की ना शादी की ख्वाहिश है और ना बच्चों की ख्वाहिश है। इसकी दो वजह है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ 16 साल में 8 अटैक हो चुके हैं, जो ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं। तो 2013 में हमारा एक ऑफिस हुआ करता था, एक आदमी ने मेरे सर पे गन रखी थी और कहा था कि ये वार्निंग समझ लो, अगली दफा तुम्हें हम खत्म कर देंगे। तो मुझे वो ऑफिस बंद करना पड़ा और 1-1.5 घंटे दूर शिफ्ट होके एक बिल्डिंग में रहना पड़ा जाके, जहाँ पे नीचे सिक्योरिटी है। उसके बाद रिसेंटली मेरे साथ एक और अटैक हुआ, जिसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकर जो बेचते हैं बच्चों को, औरतों को, ये पूरे शोल्डर को फ्रैक्चर कर दिया। बहुत 40-45 दफा उसने किक मारा अपने बूट से। तो अगर मैं बच्चे हो मेरे, और अगर मेरा पति हो, तो मैं अपने बच्चों को और अपने पति को इस डेंजर में कभी नहीं डालूंगी। नहीं डालेंगे। और मैं अडॉप्ट करना चाहती थी, जब मैं छोटी थी मैं हमेशा अडॉप्ट करना चाहती थी यतीम बच्चों को, और इंडिया से या पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से कहीं से भी बच्चियों को, उनको हाई एजुकेशन देना चाहती थी। मगर मैंने सोचा कि या मैं नो मोर टीयर्स कर लूं या मैं जो है बच्चे संभाल लूं। तो मैंने चूज किया, ये सैक्रिफाइस किया, अपना मदरहुड सैक्रिफाइस किया कि मैं नो मोर टीयर्स करूं, क्योंकि मेरी जो माँ की जो भड़ास होती है, जो हर औरत के अंदर होती है,
वो मैं इन बच्चों से निकाल लेती हूँ, पूरी कर लेती हूँ। मतलब इतने सारे बच्चे हम लोगों ने उनकी मदद की है, और ये वो बच्चे हैं जो उन चीजों से गुजर चुके हैं जिन चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ, तो मैं इनके साथ रिलेट कर सकती हूँ। तो मैंने सैक्रिफाइस तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी मदर टेरेसा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और अपना काम कर रही हूँ और एक एनजीओ चला रही हूँ, और वो कर रही हूँ जो जिसका मुझे शौक है और जिससे मुझे दिली ज़हनी सुकून मिलता है। इन बच्चों के साथ वक्त गुजार के, इनको बचा के और उनको इन सिचुएशन से निकाल के जो सुकून और शांति मुझे मिलती है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मजा आ गया सोमी आपकी जर्नी सुन के, और अभी जो काम कर रहे हैं आप उसमें और मजा आ रहा है। और मैं चाहूंगी कि नो मोर टीयर्स इंडिया में भी आए, यहाँ पर भी बहुत जरूरत है इस तरह के एनजीओ की, और औरतों को मदद की जरूरत है। तो आई होप कि आपको इंडिया में भी प्यार मिले और आपका एनजीओ यहाँ पर स्प्रेड हो। मैं यही कहूंगी कि जो भी ये देख रहा है, चाहे एक्टर हो, चाहे चाहे डॉक्टर हो, चाहे ले पर्सन, कॉमन मैन हो, जो भी हो, आप लोग कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। अपना बिजनेस बनाओ। अगर तुम देख रहे हो कि किसी औरत को कोई मार रहा है, किसी बच्चे को कोई बुरी तरह मार रहा है पब्लिक में, और तुम देख रहे हो, तो अपना बिजनेस बनाओ, इंटरवीन करो, इंटरजेक्ट करो। ये बहुत गलत फिलॉसफी है कि कोई कोई मरे, कोई जिए, कोई इसका ये हो वो हो, इससे मेरा लेना देना नहीं। ये बहुत बहुत गलत आइडियोलॉजी है, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे पास हम ऐसा सोचने लगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारा फर्ज है, हम सब इंसान हैं, हम सब, हमारा सबका खून लाल है, हम सब एक हैं। कोई मजहब में फर्क नहीं है, ये मजहब का फर्क आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हम सब एक हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि कहीं भी जो इंसान नाइंसाफी देखे, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, आप अपना बिजनेस उसको बनाइए। ये मत कहिए कोई जले मरे टूटे फूटे, इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। नहीं, आपसे इसका लेना देना इसलिए है क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है, और आप एक इंसान हैं, आप एक नेक इंसान हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, और आपका फर्ज बनता है कि आप इस औरत और इस बच्चों की जिंदगी बचाएं। तो कभी ये ना कहें कि ये मेरा बिजनेस नहीं, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। वेरी वेल सेड सोमी। और मैं आपको सेक्रीफाइस वाली बात तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आप फियरलेस लेडी हैं, और काफी लड़कियों के लिए, यंग जनरेशन के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। जिस तरीके से आप डंके की चोट पर अपनी बात रखती है, हालांकि मुझे पता है कि प्रेशर रहता है तो कई बार आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वापस डिलीट करना पड़ता है, वो समझ आता है। बट पब्लिक तक सारी बातें पहुंच रही है और आपकी बुक का इंतजार हमेशा रहेगा। सो ये थी हमारे साथ सोमी अली। जल्द ही मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए सभी बॉलीवुड ठिकाना।